आप सभी का स्वागत है वापस से मध्य प्रदेश जीके 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। डेली हम इस सीरीज में 20 क्वेश्चंस को 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश में किस प्लेस पर जोगेश्वरी देवी का फेयर लगाया जाता है। तो वो चंदेरी में, चंदेरी जो कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। चंदेरी कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आता है। वहीं पर ही जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है, वहीं पर ही जोगेश्वरी देवी का मेला लगाया जाता है। कहा जाता है कि जितने जो चंदेरी शासक थे, यानी चंदेरी रूलर्स, जो चंदेरी शासक थे, चंदेरी रूलर्स जो थे, वो जोगेश्वरी देवी के भक्त थे। वो जोगेश्वरी देवी के भक्त थे, वो जोगेश्वरी देवी को मानते थे। क्यों? क्योंकि जो चंदेरी शासक थे, जो चंदेरी के जो शासक थे, वो कोढ़ बीमारी से पीड़ित थे। किससे? कोढ़ बीमारी से पीड़ित थे, कोढ़ बीमारी से पीड़ित थे। जैसे ही ये शासक जोगेश्वरी देवी के स्थान पर जाते हैं, वैसे ही वो अपनी बीमारी, कोढ़ की बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। तभी से ही चंदेरी पर कौन सा मेला लगाया जाने लगा? जोगेश्वरी देवी का मेला लगाया जाने लगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो फॉसिल नेशनल पार्क है, आपको ये बताना है कि फॉसिल नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो फॉसिल नेशनल पार्क है वो आपका धार में है, धार राज्य में है। धार जिले में कौन सा नेशनल पार्क है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फिर फॉसिल नेशनल पार्क। इस राष्ट्रीय उद्यान को डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये जो आपका धार में फॉसिल नेशनल पार्क है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, उसे डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क भी कहा जाता है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इस उद्यान की स्थापना कब की गई थी? इस नेशनल पार्क को स्टैब्लिश कब किया गया था? 2011 में। इस नेशनल पार्क को धार में कब स्टैब्लिश किया गया था? 2011 में। और आपको इस नेशनल पार्क में डायनासोर के 6.5 करोड़ ईयर्स, यानी डायनासोर के 6.5 करोड़ ईयर्स पहले के फॉसिल देखने को मिलेंगे, यानी जीवाश्म देखने को मिलेंगे। क्या कहा जा रहा है कि जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, फॉसिल नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसे डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और यहाँ पर करीब 6.5 करोड़ ईयर्स पहले के डायनासोर के हमें कुछ फॉसिल्स यानी जीवाश्म भी पाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। वो कौन सा है? इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, जो कि कहां पर है? इंदिरा सागर प्रोजेक्ट ये आपके खंडवा डिस्ट्रिक्ट के पुनासा नाम के जगह पर है। ये खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर ये परियोजना चलाई जा रही है, इंदिरा सागर परियोजना, जिसकी टोटल कैपेसिटी, कुल क्षमता, जिसकी टोटल कैपेसिटी कुल क्षमता है 1000 मेगावाट। इस परियोजना की एक जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। ये जो बाण सागर परियोजना है, इसकी कुल क्षमता है 315 मेगावाट। बाण सागर परियोजना की क्षमता कितनी है? 315 मेगावाट। जो जवाहर सागर है, जवाहर सागर की कुल क्षमता है 99 मेगावाट।
जवाहर सागर की कुल क्षमता कितनी है 99 मेगावाट, और गांधी सागर की कुल क्षमता है 115 मेगावाट। तो आप देख सकते हैं इनमें से सबसे ज्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट वो है इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, जो कि खंडवा जिले के पुनासा नाम की प्लेस पर है, पुनासा नामक स्थान पर है। इसकी कुल क्षमता टोटल कैपेसिटी 1000 मेगावाट है, 1000 मेगावाट है। वहीं पर जो आपका बाण सागर जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसकी टोटल कैपेसिटी 315 मेगावाट है। जवाहर सागर की 99 मेगावाट है और गांधी सागर की 115 मेगावाट है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बाघ परियोजना में शामिल राष्ट्रीय उद्यान, आपको ये बताना है टाइगर प्रोजेक्ट में कौन सा नेशनल पार्क शामिल है। इन चारों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में बाघ परियोजना में शामिल है। तो जो माधव नेशनल पार्क है वो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। जो रातापानी, ये एक नेशनल पार्क नहीं है, ये एक सेंचुरी है। ये क्या है, ये एक सेंचुरी है, एक अभ्यारण्य है। ये एकमात्र ऐसी अभ्यारण्य है जो कि टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, जो कि बाघ परियोजना में शामिल है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है, टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। इसे टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था 1992 में। पेंच नेशनल पार्क को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था 1992 में। ये नेशनल पार्क बनने से पहले एक सेंचुरी थी। जो पेंच नेशनल पार्क है ये नेशनल पार्क बनने से पहले एक सेंचुरी थी। कब थी ये सेंचुरी, तो ये थी 1965 में। कब थी ये सेंचुरी 1965 में, 1965 में ये एक सेंचुरी थी, अभ्यारण्य थी। उसके बाद 1975 में, उसके बाद 10 साल बाद 1975 में ये बात उठाई गई कि अब पेंच सेंचुरी, जो पेंच अभ्यारण्य है, इसको राष्ट्रीय उद्यान बना देना चाहिए, ऐसी से बात उठाई गई थी। 1975 में ये चीज रेज्ड हो गई थी कि इसको भी स्टेटस मिल जाना चाहिए नेशनल पार्क का। लेकिन ये नेशनल पार्क कब बना था, पेंच जो है ये नेशनल पार्क कब बना था 1983 में। 1983 में ये नेशनल पार्क बना था। समझ आए सबको कि ये नेशनल पार्क बनने से पहले एक सेंचुरी थी। कब थी 1965 में ये एक सेंचुरी थी, अभ्यारण्य थी। फिर 10 साल बाद 1975 में ये आवाज उठाई गई, ये बात बोली गई कि अब पेंच को एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बना देना चाहिए। जिसको ये बात को कब एग्जीक्यूट किया गया 1983 में जाके पेंच को एक राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बनाया गया था। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया 1992 में। ये आपका कहां पर आता है, तो ये आपका सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में लगता है। सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है पेंच नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है। यानी मध्य प्रदेश में किस नदी पर। सबसे पहली चीज, अब ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है बोध घाट जल विद्युत परियोजना, ये अब छत्तीसगढ़ की है। ये अब छत्तीसगढ़ में ऑपरेटेड है, छत्तीसगढ़ में इसका संचालन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो वो है आपकी इंद्रावती नदी पर। किस नदी पर, इंद्रावती नदी, जो कि छत्तीसगढ़ में आप बहती है, उस पर ही बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उस पर ही बोध घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है। कहां पर, छत्तीसगढ़ पर। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा अभ्यारण्य, आपको मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सेंचुरी, सबसे छोटा अभ्यारण्य बनाना है, तो वो है राला मंडल। राला मंडल मध्य प्रदेश की स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, स्मॉलेस्ट सेंचुरी है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। इसका टोटल एरिया देख लेते हैं, तो इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, तो इसका क्षेत्रफल है 2.340 किलोमीटर स्क्वायर। 2.340 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ये अभ्यारण्य, राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि कहाँ देखने को मिलेगा, इंदौर, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है राला मंडल सेंचुरी, राला मंडल अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सेंचुरी है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश का राला मंडल सेंचुरी में, राला मंडल सेंचुरी में मध्य प्रदेश का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर भी खोला गया है, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर, यानी मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूकता, वन्यजीव जागरूकता केंद्र भी खोला गया है। कहां पर, राला मंडल सेंचुरी, राला मंडल अभ्यारण्य में, जो कि इंदौर में है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 2.340 किलोमीटर स्क्वायर, और ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सेंचुरी है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व, जो कुमार गंधर्व है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है। वैसे कुमार गंधर्व की बर्थ प्लेस कर्नाटक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था कर्नाटका में, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कर्नाटका में। लेकिन मध्य प्रदेश के किस स्थान से इनका संबंध है, तो इनका संबंध है देवास से। देवास से जो ध्रुपद गायक है, उनका कुमार गंधर्व का संबंध देवास जिले से है। इनकी याद में, इनकी मेमोरी में देवास में अमृत उत्सव भी बनाया जाता है, अमृत उत्सव का आयोजन भी किया जाता है इनकी मेमोरी में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कुमार गंधर्व की मेमोरी में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वो है अमृत उत्सव। कहाँ मनाया जाता है, देवास, देवास में ये उत्सव मनाया जाता है। और जो कुमार गंधर्व है, ये बेसिकली ध्रुपद गायक है, ध्रुपद सिंगिंग करते हैं, और इनको, कुमार गंधर्व को संगीत जगत का, यानी सिंगिंग इंडस्ट्री का कबीर भी कहा जाता है, संगीत जगत का कबीर भी कहा जाता है। इनको संगीत जगत का, यानी सिंगिंग इंडस्ट्री का कबीर भी कहा जाता है। और कुमार गंधर्व का ओरिजिनल नेम, मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम, ओरिजिनल नेम क्या था, वो था शिवपुत्र। इनका ओरिजिनल नेम क्या था, शिवपुत्र था। तो हमने क्या देख लिया, कुमार गंधर्व का संबंध मध्य प्रदेश के देवास से है, इनका जन्म कर्नाटका में हुआ था, ये एक ध्रुपद गायक है, ध्रुपद सिंगिंग करते हैं। जो इन संगीत जगत का अगर देखें, सिंगिंग इंडस्ट्री का इन्हें कबीर कहा जाता है। और अमृत उत्सव, हर साल इनकी याद में देवास में अमृत उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। और जो इनका मूल नाम है, ओरिजिनल नेम है, वो है शिवपुत्र। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर बताना है, यानी बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर, कौन सी सिटी बसी हुई है, तो वो है ओरछा। ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे बसी हुई है। तो हम देख लेते हैं, जो बेतवा रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, जो बेतवा रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका उद्गम कहाँ से होता है। जो आपकी बेतवा नदी है वो किस शहर के किनारे बसी हुई है, वो बसी हुई है ओरछा शहर के किनारे। और इसका जो ओरिजिन है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन के कुमरा गांव से, रायसेन जिले के कुमरा गांव से, कुमरा गांव से इस नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है किस नदी का, बेतवा नदी का। इसकी कुल लंबाई, टोटल लेंथ देख लीजिए,
इसकी कुल लंबाई टोटल लेंथ है 590 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर, 590 किलोमीटर। और इसका प्राचीन नाम, इस नदी का प्राचीन नाम, एंशियंट नेम क्या है? प्राचीन नाम, एंशियंट नेम क्या है? वो है वेत्रावती। इसका प्राचीन नाम क्या है इस नदी का? बेतवा नदी का प्राचीन नाम, एंशियंट नेम क्या है? वेत्रावती। इसको बुंदेलखंड की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की लाइफलाइन भी कहा जाता है। किस नदी को? तो वो है बेतवा नदी को। और इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन पॉल्यूशन के बेसिस पर, प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी बेतवा नदी के बारे में, जो कि ओरछा शहर के, ओरछा शहर बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त प्रोजेक्ट बताना है, जॉइंट प्रोजेक्ट बताना है। यूपी और एमपी का जॉइंट प्रोजेक्ट बताना है, संयुक्त परियोजना बतानी है। तो जो राजघाट है ये भी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ये जो माता टीला है, माता टीला, ये बेसिकली एक डैम प्रोजेक्ट है, ये बांध परियोजना है, ये बांध परियोजना है, डैम प्रोजेक्ट है, जो कि यूपी और एमपी के बीच में है। बेसिकली क्या हुआ था, माता टीला बांध परियोजना बनाई गई थी, और माता टीला बांध परियोजना से एक कैनाल निकाली गई है, एक नहर बनाई गई है, जिस उस नहर के थ्रू ही मध्य प्रदेश को पानी दिया जाता है, वाटर दिया जाता है। और उसी नहर पर राजघाट परियोजना, जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जाता है, रानी लक्ष्मी परियोजना भी कहा जाता है, उस पर ही राजघाट जिसे रानी लक्ष्मी परियोजना भी कहा जाता है, बनाया गया है। तो ये जो प्रोजेक्ट है यूपी और एमपी दोनों का है। और जो बाण सागर परियोजना है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की जॉइंट प्रोजेक्ट है, जॉइंट परियोजना है। तो ये तीनों ही आपके मध्य प्रदेश, यूपी में लगते हैं। और जो राजघाट जिसे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहा जा रहा है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट है। क्या बात है कि माता टीला बांध परियोजना, जो माता टीला डैम प्रोजेक्ट है, ये उत्तर प्रदेश में इस डैम से एक कैनाल निकाली गई, एक नहर बनाई गई है, जो कि मध्य प्रदेश में वाटर सप्लाई करती है, पानी सप्लाई करती है। उसी नहर पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसका नाम है राजघाट या फिर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। तो और जो बाण सागर परियोजना है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उसके बाद देखें निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय यानी कौन सा रिजर्वॉयर, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय, कौन सा रिजर्वॉयर चंबल नदी पर बना हुआ है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिजर्वॉयर चंबल नदी पर बना हुआ है। तो वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर जो कि चंबल नदी पर ही बना हुआ है, ये एक जलाशय, एक रिजर्वॉयर है। जो राणा प्रताप सागर है बेसिकली एक डैम है। ये क्या है? एक बांध है, एक डैम है। कहां पर है ये? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पर। कहां पर है ये? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पर। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ पर किस नदी पर? चंबल नदी पर, चंबल रिवर। चंबल रिवर पर ये बांध बनाया गया राणा प्रताप सागर, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम जनजाति कोरकू, कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? जो कोरकू ट्राइब है, कोरकू जनजाति हमें मध्य प्रदेश में किस पार्ट में देखने को मिलेगी? तो ये आपको मध्य प्रदेश के दक्षिण भाग में, साउथ सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी कोरकू ट्राइब। कोरकू, कोरकू शब्द का मतलब होता है, कोरकू शब्द का मतलब होता है मानव समूह। कोरकू शब्द का मतलब क्या होता है? मानव समूह, ह्यूमन ग्रुप।
कोरकू शब्द का मतलब क्या होता है? मानव समूह, ह्यूमन ग्रुप। ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? मध्य प्रदेश के दक्षिण में। और मध्य प्रदेश के दक्षिण में किन किन जिलों में? तो देख लीजिए, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, होशंगाबाद, खंडवा और जबलपुर में। और जबलपुर में तो मेनली कोरकू जनजाति, कोरकू ट्राइब आपको मध्य प्रदेश के सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। किन किन जिलों में? छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा और जबलपुर में। और जो कोरकू शब्द है उसका अर्थ होता है मानव समूह यानी ह्यूमन ग्रुप। और जो बैतूल, बैतूल जिले में आपको जो कोरकू देखने को मिलेंगे उनको बावरिया कहा जाता है। उनको किस नाम से जानते हैं? बावरिया के नाम से। बैतूल जिले में जो आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी उनको बावरिया कहा जाता है। और पचमढ़ी क्षेत्र में यानी होशंगाबाद में पचमढ़ी आता है, वहां पर जो आपको कोरकू ट्राइब देखने को मिलेगी उन्हें बंदोरिया, उन्हें बंदोरिया कहा जाता है, उन्हें बंदोरिया कहा जाता है। अगर आप में से किसी ने जो मध्य प्रदेश की जनजाति है, मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया है, आपके यूट्यूब की क्लासेस में ही डला हुआ है, तो आप प्लीज जाकर उसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? जो शिप्रा नदी है मध्य प्रदेश के किस जिले से, किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? तो ये निकलती है इंदौर से। इंदौर के ही काकराबाड़ी, इंदौर के ही काकड़ी बड़ी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इस नदी का ओरिजिन होता है किस नदी का? शिप्रा नदी का। इसकी टोटल लेंथ देख लीजिए, शिप्रा नदी की कुल लंबाई है 195 किलोमीटर। शिप्रा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 195 किलोमीटर। और इसको मालवा की गंगा कहा जाता है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है और इसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। इस नदी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। किस नदी को? शिप्रा नदी को, शिप्रा रिवर को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, मालवा की गंगा भी कहा जाता है। और शिप्रा की जो ट्रिब्यूटरीज है, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो इसकी सहायक नदी है वो है खान नदी और गंभीर नदी। इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? खान नदी और गंभीर नदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में आपको कितने पुलिस संभाग देखने को मिलेंगे? तो वो है 14। मध्य प्रदेश में कितने पुलिस संभाग देखने को मिलेंगे? 14 पुलिस संभाग। इसके बाद देखें विदिशा, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने बेतवा नदी के बारे में पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा कितना है? यानी एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में जल विद्युत, हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर का कितना हिस्सा है, कितना पोर्शन है? तो ये आप पॉइंट हटा दीजिए, ये सारी ये पॉइंट हटा दीजिए। वो है 9175 मेगावाट। कितना है? 9175 मेगावाट। मध्य प्रदेश में जो एनर्जी सेक्टर है उसमें हमारा जल विद्युत हाइड्रो पावर का कितना पोर्शन है? 9175 मेगावाट। इसके बाद देखें प्रदूषण के आधार पर किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? अभी हमने देखा था मध्य प्रदेश की गंगा। प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को कहा जाता है, जो कि बुंदेलखंड की लाइफलाइन है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा है। इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है पॉल्यूशन के आधार पर, यानी आपके प्रदूषण के बेसिस पर। और बेतवा नदी की कुछ अब आप सहायक नदियां देख लें, इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लें, तो जैसे कि धसान,
धसान, बीना, हलाली। ये बेतवा नदी की ट्रिब्यूटरीज है कौन कौन सी? धसान, बीना, हलाली और सिंध। किसकी ट्रिब्यूटरीज है? बेतवा नदी की ये ट्रिब्यूटरीज है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है, बॉर्डर बनाती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय यानी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो वो की गई है भोपाल में। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी, भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय यानी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया है। कब स्टैब्लिश किया गया? 16 फरवरी 1991 में। कब स्टैब्लिश किया गया? 16 फरवरी 1991 में मध्य प्रदेश में भोपाल में पत्रकारिता विश्वविद्यालय जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। उसके बाद देखें, कालियादेव पैलेस, जो आपका कालियादेव पैलेस है ये किस नदी के तट पर है? जो कालियादेव पैलेस है ये आपका शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और कहां पर है ये पैलेस? तो ये पैलेस है उज्जैन में। कालियादेव पैलेस मध्य प्रदेश में कहां पर है? उज्जैन में। किस नदी के तट पर? शिप्रा नदी के तट पर। ये बेसिकली जब मालवा पर महमूद खिलजी रूल कर रहे थे, महमूद खिलजी का शासन चल रहा था, तभी इस पैलेस को, इस महल को बनवाया गया था। और इस महल को किसने बनवाया था? तो मांडू के सुल्तान ने। जो कालियादेव पैलेस है उसको किसने बनवाया था? मांडू के सुल्तान ने इस महल को बनवाया था। कब? 1458 एडी में। और उस समय मालवा पर रूल कौन कर रहा था? महमूद खिलजी। बनवाया किसने, कंस्ट्रक्ट किसने करवाया? जो मांडू के सुल्तान थे उन्होंने इस महल को, इस पैलेस को बनवाया था। कहां पर? उज्जैन में। इसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमें से एक भोपाल में है और दूसरा कहां है? तो मध्य प्रदेश में 1991 में 2 यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी। 2 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। एक आपका बनाया गया था भोपाल में बनाया गया था राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। और दूसरा बनवाया गया था आपका सतना में। दूसरा कहां बनवाया गया था? सतना जिले में, जिसका नाम है, दूसरा बनवाया गया था सतना जिले में जिसका नाम है महात्मा गांधी, जिसका नाम है महात्मा गांधी चित्रकूट, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। तो मध्य प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे 1991 में, जिसमें एक भोपाल में था जिसका नाम है राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी और दूसरा था सतना में जिसका नाम है महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। उसके बाद देखें आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है, कोपरा, व्यामा और वियरन ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो तीनों किसकी सहायक नदियां, किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये केन की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? कोपरा, व्यामा और वियरन। केन नदी का उद्गम देख लेते हैं। केन नदी का ओरिजिन कहां से होता है? तो कटनी के कैमूर पहाड़ी से, कटनी के
कैमूर पहाड़ी से केन नदी का उद्गम होता है, केन नदी का ओरिजिन होता है। केन नदी का ओल्ड नेम देख लीजिए, इसका पुराना नाम, इसका ओल्ड नेम है दर्णावती। केन नदी का पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है? दर्णावती, पूछा जा सकता है। और फिर ये यूपी में बांदा जिले के पास जाकर, बांदा डिस्ट्रिक्ट के पास जाकर यमुना में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। यानी केन नदी किसकी सहायक नदी है? केन नदी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और केन नदी की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो वो है कोपरा, व्यामा और वियरन। केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कटनी के कैमूर पहाड़ी से। इसका पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या है? दर्णावती। और यूपी में जाकर बांदा जिले के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और ये सीरीज भी अच्छी लग रही है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग 20 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।